और अब न्यूज इन फोकस। आज कौन सी वो बड़ी खबरें रहेंगी जिस पर फोकस रहेगा? सबसे पहले बात होगी कोरोना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया के उस बयान की समीक्षा की जाएगी जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोरोना हुआ है गंभीर रूप से तो फिर आप ज्यादा काम मत कीजिए, ज्यादा डांस मत कीजिए, ज्यादा लंबी दौड़ मत लगाइए, एक्सर्शन का कोई काम ना करें। तो क्या कोरोना का ही है हार्ट अटैक से कनेक्शन? अब तक दिखाएंगे आज ये पूरी खबर। प्याज जो रुला रहा है लगातार, इस पर बात होगी। आपके किचन का पूरा बजट गड़बड़ा चुका है, सरकार क्या कुछ कर रही है और प्याज की कीमतों में राहत कब मिलेगी, दूसरी खबर होगी। इसके बाद आज जी बिजनेस ने एक विजुअल लोगों को दिखाया और सब लोग इससे थोड़ा अचंभे में आ गए। क्या नोटबंदी के दिनों की जो लाइनें थी वापस आ गई है? 2000 के नोट से क्या है इस लाइन का कनेक्शन, यह आपको बताएंगे आगे। इसके अलावा एक काम की खबर आपके बीमा डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को लेकर है। जी बिजनेस ने लगातार इस खबर को उठाया था और अब एडाई ने बाकायदा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सिंगल पेज पर अब बीमा डॉक्यूमेंट होगा। ये पूरी कहानी आगे। और आज के शाम होते होते सबसे बड़ी खबर जो आई है मराठा आंदोलन को लेकर, जो अब हिंसक हो चुका है। कहां कहां आगजनी हुई, 2 विधायकों के घर जला दिए गए और जगह भी तोड़फोड़ हुई है, इसका भी करेंगे पूरा विश्लेषण। यह है न्यूज इन फोकस। और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण आंदोलन से। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। खबर यह मिल रही है कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने बीड में 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी है। वहीं शरद पवार गुट के एनसीपी का दफ्तर भी जला दिया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में इसी तरह के हाल की खबर आ रही है। कानून व्यवस्था जहां पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर सरकारी प्रॉपर्टीज को आग के हवाले कर रहे हैं। बीड के माजल गांव में विधायक प्रकाश सोलंके के घर और दफ्तर पर पथराव किया गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यहां दर्जनों बाइक्स और कार को भी फूंक दिया। इसके बाद देर शाम बीड में ही एक और एनसीपी विधायक संदीप क्षीर सागर का घर भी जला दिया गया। यह भी खबर आ रही है। एक पूर्व मंत्री उनके दफ्तर भी जलाने की खबर है। इस बीच मराठा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे ने मराठा समाज से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति हिंसा और आगजनी ना करे। जी 24 तास के संपादक नीलेश खरे इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। उनसे हम समझते हैं आंदोलन की ताजा स्थिति क्या है और आगे अब क्या होगा। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या हो गया अचानक से? ये एक्सपेक्टेड लाइन पर था? इतना ज्यादा टकराव हो रहा था या अचानक हो गया? जी नहीं, लगभग ये स्थिति बनेगी इस प्रकार की आशंका सरकार को भी थी और जनता को भी थी। वही हुआ जो 5 या 6 दिनों के अनशन के बाद होना लाजमी था। जरांगे जो कि अनशन कर रहे हैं, उनकी तबीयत कल से बिगड़ रही है। ऐसी स्थिति में मराठा समर्थक जो थे वो रास्ते पर उतर आए और जब भी नेतृत्वहीन कार्यकर्ता रास्ते पर उतरता है तो उसके बाद जो होता है वही होता नजर आया। क्योंकि जरांगे भले ही इनके नेता हो पर वो ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है कि उनके जरिए वो कंट्रोल कर सके। वो तो अनशन को बैठे। कार्यकर्ता रास्ते पर आया, आगजनी हुई। आगजनी में कुछ घटनाएं ऐसी भी है जिसमें आपसी राजनीतिक दुश्मनी जो है वो भी इस मौके पर निकाल ली गई। वीडियो क्लिप वायरल, ऑडियो क्लिप वायरल हो गई थी जिसमें विधायक जरांगे पर कुछ तंज वंज कस रहे हैं, तो शायद इसने भी हिंसा को भड़काने का काम किया। जी नहीं, मुख्य तौर पर इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। इस प्रकार की स्थिति बनाने की कोशिश की गई कुछ लोगों के जरिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत ऐसा तंज कसा हो या कोई वक्तव्य किया हो, पर मामला क्योंकि जरांगे की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी, ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से आज फैसला आना जरूरी था। सरकार ने आज बैठक भी की थी। मराठा आरक्षण समिति जो बनी हुई है, उपसमिति, उसके द्वारा एक बैठक हुई थी और उसमें लगभग ये माना जा रहा था कि कोई बड़ा फैसला आएगा, पर बड़ा फैसला नहीं आया। केवल इतना ही कह दिया गया कि मराठाओं की जो सबकास्ट है, कुणबी, वो कुणबी के कागजात जिस परिवार को लेकर उपलब्ध है उनको कुणबी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप कुणबी माने जाते हैं मराठाओं में तो आप ओबीसी हो जाते हैं। क्यों? मराठाओं का सबकास्ट कुणबी है, सबकास्ट को ओबीसी लगा हुआ है। ओके, पर जो मराठा है उन्हें ओबीसी नहीं लगा हुआ है। आपने जरांगे साहब से बातचीत की थी, उनके साथ ब्लैक एंड व्हाइट भी किया आपने कुछ टाइम पहले,
उनका नजरिया आपको क्या लगा? क्योंकि सरकार कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने मराठा आरक्षण दिया था, वो मामला कोर्ट में जाके लटका हुआ है। अब सरकार कह रही है कि कुणबी, एक तो उनके हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, दूसरा क्यूरेटिव पिटीशन की भी बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। जी नहीं, क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर जरांगे साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें क्यूरेटिव पिटीशन से कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले ही कोर्ट को जो कहना था कोर्ट ने कह दिया है। अब आप वक्त जाया ना करें। उनका साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 50% के अंदर आरक्षण होना चाहिए। तो आप हमें जो भी आरक्षण आपको देना है वो 50% के अंदर दीजिए, और अगर वो आपको देना है तो आपको ओबीसी भी देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सारे मराठाओं को कुणबी के तौर पर मान्यता देनी होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि आप मान्यता दे दीजिए सबको एक साथ कि ये कुणबी है, और उन्हें ओबीसी में मर्ज कर दीजिए। सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अगर मराठाओं को ओबीसी घोषित या कुणबी घोषित कर देती है तो ओबीसी, जो कि एक बड़ा तबका है, 70 जातियां है जो कि ओबीसी में महाराष्ट्र में आती है, और ये सारी जातियां जो है ये बीजेपी की कहीं न कहीं समर्थक है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि मराठाओं को सीधे तौर पर आरक्षण देकर ओबीसी जो है वो उनको खिलाफ कर लिया जाए। इसलिए यानी ऐसा है ना, उगलते बनता है ना निगलते बनता है, ये स्थिति सरकार के लिए बनी हुई है। भले ही एकनाथ शिंदे मराठा हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, पर सरकार की स्थिति तो यही है कि भले ही शिंदे मुख्यमंत्री हो पर सरकार तो बीजेपी चला रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये जो स्थिति है सारी, ये बहुत ही कठिन होती नजर आ रही है। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। अब क्या होगा, जैसा आपने कहा कि जरांगे साहब की तबीयत ठीक नहीं है, एक तरफ से नेतृत्व विहीन ही आंदोलन इस समय है, और अगर ये हाथ से निकलता है तो स्थिति तो गंभीर होनी तय है, लेकिन फिर रास्ता क्या? जी देखिए, अभी बीड़ में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, बिजली गुल कर दी गई है, आंसू गैस जो वो छोड़े जा रहे हैं, और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पर अब आगजनी वहां पर होगी। अब जहां होगा वो आसपास के इलाकों में होगा। तो औरंगाबाद भड़क सकता है, सोलापुर में आगजनी नजर आई है, जलगांव की तरफ कुछ घटनाएं सामने आती नजर आ रही है। तो ये जो घटना है वो आने वाले 2-3 दिनों में लगातार होती नजर आएगी। इस पे जवाब किसी के पास नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल जो है वो इसका जवाब नहीं ढूंढ सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये अधर्म्य स्थिति होगी, ना सरकार कुछ कर पाएगी ना जरांगे। पर जरांगे ने आज समझदारी की बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर इसी प्रकार की आगजनी और कानून सुव्यवस्था की स्थिति बिगड़ती रही तो वो आंदोलन को लेकर फैसला बदल भी सकते हैं। ओ, ये उन्होंने कहा है जी। चलिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे, और हमारी भी अपील है एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, जो भी दर्शक इन्हें सुन रहे हैं, शांति बनाए रखें। और जरांगे साहब भी कह रहे हैं कि आगजनी और हिंसा से समाधान नहीं निकलेगा। समाधान जो भी होगा वो शांतिपूर्ण ही निकलेगा और बातचीत से ही निकलेगा। समाधान क्या होगा हालांकि इस वक्त कहना मुश्किल, और इसीलिए बड़ी टफ सिचुएशन सरकार के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और दूसरी खबर पर डाल लेते हैं नजर। पश्चिम बंगाल के सिंगूर प्लांट मामले में टाटा मोटर्स ने बड़ी जीत हासिल की है। कंपनी ने बताया है कि उनसे 766 करोड़ रुपए का आर्बिट्रल अवार्ड उन्होंने जीत लिया है। यानी पश्चिम बंगाल सरकार की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। इस रकम में अतिरिक्त ब्याज भी शामिल है। यानी राज्य सरकार को सितंबर 2016 से 11% की दर से ब्याज के साथ 766 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना होगा। टाटा मोटर्स ने पश्चिम बंगाल के सिंदूर में टाटा नैनो के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया था। राजनीतिक रूप से यह मामला बहुत सुर्खियों में रहा। बाद में राज्य सरकार ने प्लांट को हटाने का आदेश दिया। विपक्ष के दबाव में टाटा मोटर्स ने इस फैसले को आर्बिट्रेशन में चुनौती दी थी, और जिसने अब उसके यानी कि टाटा के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस वक्त मेरे साथ जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता जुड़ चुकी हैं। पूजा, वो सिंगूर जिसने पूरी राजनीति को बदल दिया था, उसकी यह परिणति होगी कि राज्य सरकार की संस्था को टाटा को जुर्माना देना होगा। ये बड़ा एक और टर्निंग पॉइंट सा लग रहा है। जरा डिटेल्स दें इसकी। बिल्कुल दीपक, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल सरकार के लिए बड़ा झटका है। हालांकि ये जो आंदोलन हुआ था 2006 से लेके 8 तक, ममता बनर्जी की छवि जो है इस तरह चमकी थी कि उसके बाद 2011 में ममता बनर्जी सरकार बनाने में
सफल रही थी। लेकिन ऐसे में जब 2006 में टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया था कि टाटा नैनो प्लांट का जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुगली जिले के सिंगूर में सेटअप किया जाएगा, उसके बाद ही लगातार ममता बनर्जी जो है वहां पर धरना प्रदर्शन करती रही और 2 साल के बाद टाटा ने 2008 में जो है ये ऐलान कर दिया कि वो सिंगूर प्लांट को बंद कर रहे हैं और फिर वो गुजरात जाकर टाटा नैनो का जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और उसके बाद ही उन्होंने चुनौती दी थी आर्बिट्रेशन पैनल में और उसी ट्राइब्यूनल में जो है वो लगातार कॉम्पनसेशन की मांग कर रहे थे। तो ऐसे में जब कॉम्पनसेशन को लेकर लगातार सुनवाई हो रही थी तो आज उसी आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ने इस मामले की सुनवाई करने के बाद ये निर्देश दिया है कि वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है WBIDC जो है उन्हें 765 करोड़ के आसपास जो फिगर जो कहा गया है कॉम्पनसेशन के तौर पे देना होगा। साथ ही सितंबर 2016 से लेकर ब्याज दर 11% के अनुसार जो है ये भी चुकाना होगा। ऐसे में फिलहाल सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर पश्चिम बंगाल सरकार के लिए बड़ा झटका है क्योंकि ये बेहद बड़ी राशि है। 765 करोड़ के आसपास का जो कॉम्पेंसेशन उनको देना होगा टाटा मोटर्स को और साथ ही सितंबर 2016 से लेकर ब्याज देना होगा 11% के दर पर। एब्सोल्युटली। ये लखटकिया कार नैनो से जुड़ा हुआ विवाद था, उनका कारखाने से जुड़ा हुआ विवाद था। सिंगूर मामला देश में हर कोई इस विवाद को जानता था, समझता था, उसको फॉलो कर रहा था तब। लेकिन पूजा ममता बनर्जी विपक्ष में थी और वामपंथियों की सरकार थी उस वक्त। अब ये ममता बनर्जी सरकार के लिए झटका कहा जा रहा है। ऐसे में वामपंथी नेताओं के कुछ रिएक्शंस आए हैं या नहीं? दीपक, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो लोगों को नौकरी मिली थी या फिर जिन किसानों की जमीन ली गई थी उनके लिए ये ज्यादा खुशखबरी नहीं रही जब उन्हें जो है जमीन वापस दी गई, क्योंकि प्लांट बनाने के लिए वहां पर जो जमीन थी उसे ट्रीट किया गया था। ऐसे में जब सरकार ने ये आदेश दिया कि ये जमीन जो है किसानों को वापस दी जाएगी, ना ही तो वहां पर खेती हो पा रही है और अगर प्लांट होता तो वहां पे जिन लोगों को नौकरी मिली थी वो नौकरी भी मिल नहीं पाई है। लेकिन इस बार जब ये आदेश दिया गया है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की ओर से, वामपंथियों ने जो है बड़ा हमला बोला है पश्चिम बंगाल सरकार पर और ये बोला है कि उन्हीं के वजह से जो है कोई इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में नहीं आ रही है, क्योंकि अगर टाटा मोटर्स जो है नैनो का प्लांट बनाते यहाँ पर तो बड़ा जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता। ऐसे में जो है कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं आना चाहती थी। जब उन्हें जबरन यहाँ से जाना पड़ा तो ये लगातार वामपंथी की तरफ से जो है हमला बोला जा रहा है पश्चिम बंगाल सरकार को। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो हमें देखना होगा कि क्या सरकार इस ऑर्डर को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट जाती है। देखिए ये बड़ा इलाका था, ये जितना इस पूरे भूमि अधिग्रहण पे हुआ था और हजारों किसान इसके दायरे में आ रहे थे। उन किसानों का स्थिति क्या है? किसके पक्ष में गया फैसला, किसके नहीं? लेकिन जो किसान थे वहां पर, जो कहा जा रहा था कि बड़ी उपजाऊ ये बेल्ट है, उनको वापस मिलेंगी जमीनें, अब उनके दिन दोबारा से अच्छे होंगे, उनकी स्थिति क्या है? दीपक, मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताती हूँ। 2006 में जब टाटा मोटर्स ने ये ऐलान कर दिया था कि हुगली जिले के सिंगूर के इसी साइट पर टाटा मोटर्स का जो है प्लांट बनाया जाएगा नैनो के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसके बाद जो है किसानों से जमीन ली गई थी। हालांकि इसमें भी डिस्प्यूट था, कुछ किसानों के पास जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो वो जो ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन लीड कर रही थी उसमें जा जुड़े थे और ममता बनर्जी का कहना था उस वक्त जो विपक्षी दल में थी और उनका कहना था कि जबरन यहाँ पर किसानों से जमीन ली गई है। तो ऐसे में जब लगातार 2 साल तक वहां पर धरना प्रदर्शन होता रहा, तब रतन टाटा ने जो है 2008 में ये ऐलान कर दिया कि अब टाटा मोटर्स जो है सिंगूर में ये नैनो का प्लांट जो है उसे बंद कर देगी और इसको शिफ्ट किया जाएगा गुजरात में। और उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार में 2011 में ममता बनर्जी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है सरकार बनाती है और पहली चीज जो उन्होंने सरकार में आने के बाद उन्होंने कही वो ये थी कि सिंगूर में जो किसान थे और जिनकी जमीन ले ली गई थी उन तमाम किसानों को वो जमीन वापस दी जाएगी।
लेकिन तब तक जो है काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि प्लांट बनाने के लिए पूरी जमीन को जो है केमिकली ट्रीट किया गया था। ऐसे में ये फिट फॉर कल्टीवेशन नहीं था, तो ना ही तो अब वो वहां पर खेती कर पा रहे, और जो किसान के परिवार से बच्चे या वो खुद किसान जिनको नौकरी मिली थी वो टाटा मोटर्स के प्लांट में, उनको नौकरी भी नहीं मिल पाई। तो ऐसे में भले ही राजनीतिक फायदा किसी दल को हुआ हो, लेकिन किसानों को बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल। और फिलहाल ये टाटा नैनो सिंगूर विवाद में टाटा के हाथ लगी है आर्बिट्रेशन बड़ी जीत। जुर्माना अब पश्चिम बंगाल सरकार को देना है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। डांडिया और गरबा के दौरान अचानक हार्ट अटैक्स के बढ़ते मामलों ने सबको चिंता में डाल दिया था, लेकिन क्या इसका कोरोना कनेक्शन है, यह सवाल सबके मन में उठ रहा था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसका जवाब दे दिया है। उन्होंने आईसीएमआर का हवाला देते हुए कहा कि जो लोग कोविड-19 महामारी में गंभीर रूप से बीमार थे वो 2 साल तक कम से कम ज्यादा मेहनत वाले काम करने से बचें। उन्होंने कहा है कि एक्सर्शन से आपको बचना है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले जरा ये समझ लीजिए कि खतरा क्या है, कितना बड़ा है, मांडविया साहब ने क्या कहा, उसका विश्लेषण हम करने की कोशिश करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। देश में कोरोना महामारी के बाद अब हार्ट अटैक के मामलों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि कम उम्र के लोग भी तेजी से हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। हाल ही में नवरात्रि महोत्सव के दौरान गरबा डांडिया खेलते खेलते गुजरात में कई मौतें हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाओं के तमाम वीडियोस खूब देखने को मिल रहे हैं। इन घटनाओं को देखने के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा था कि कहीं इन मौतों का कोरोना कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसका जवाब दे दिया है। उनका मानना है कि इसका कनेक्शन कोरोना महामारी से ही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आईसीएमआर यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि जो लोग कोरोना महामारी से गंभीर रूप से संक्रमित हुए थे उन्हें हार्ट अटैक का सबसे ज्यादा खतरा है। उन्हें कम से कम 1 या 2 साल तक जरूरत से ज्यादा मेहनत करने से बचना चाहिए। यही नहीं, कठोर अभ्यास, दौड़ और वर्कआउट से दूर रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने हाल ही राज्य के दौरे के दौरान इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की थी। इससे पहले एक स्टडी में कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के चलते युवाओं की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, जिसका नतीजा 35 साल से कम उम्र के युवाओं को बीपी, शुगर, लिवर और हार्ट अटैक से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना की सेकेंड वेव में मरीजों की खून की नलियां सिकुड़ गई हैं। उसमें कई बदलाव देखने को मिल चुके हैं, जिसके चलते एंडोथेलियम डैमेज हो रही है। ऐसी स्थिति में मरीज में ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं बढ़ जाती हैं, जो हार्ट अटैक का कारण बनती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भले ही हार्ट अटैक का कनेक्शन कोरोना से बताया है, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों को रोकने के लिए क्या करने की जरूरत है। क्या कोई गाइडलाइन बनाने की जरूरत है जिससे इन मौतों को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मांडविया साहब ने ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन जब से उनका ये स्टेटमेंट आया है बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं। आईसीएमआर की अगर ये स्टडी है तो इसका मेरे ख्याल है कि कोई गाइडलाइन वगैरह आनी चाहिए, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन फिलहाल जो मंत्री जी कह रहे हैं कि गंभीर रूप से जितने लोग कोरोना से बीमार थे उनको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, तेज दौड़ नहीं लगानी है, एक्सर्शन वाले काम नहीं करने, इससे आप कितना सहमत हैं सर? नमस्कार। इसमें कोई भी शक नहीं है के बाद कार्डियक डेथ या कार्डियक, और उसमें ये कुछ स्टडीज आई और जिनको सीवियर कोविड है उनको जो है ये देखा गया है कि उनके हार्ट में माइक्रो इन्फार्क्ट हुए। माइक्रो इन्फार्क्ट होने से माइक्रो छोटे छोटे नसों ब्लॉकेज हुए, इससे इन्फार्क्ट हुए और छोटे से एरिया में हुए, तो ओवरऑल फंक्शन में फर्क नहीं हुआ हार्ट के, लेकिन उसकी वजह से वहाँ फाइब्रोसिस हुई। अगर हार्ट की मांसपेशियां डैमेज होती हैं और वहां पर सिकुड़न पैदा होती है, फाइब्रोसिस होती है, तो देखो इट इज अ बिग नाइडस। नाइडस का मतलब होता है
सोर्स, एक एबनॉर्मल करंट बनने का सोर्स हो जाता है ये, जिससे कि कार्डियक अरेस्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो है इट हैज बीन फाउंड इन डिफरेंट स्टडी, इंग्लैंड में हुई थी, उसमें एमआरआई बेस्ड स्टडी थी वो। उसमें देखा कि जो सीवियर कोविड था उनको इतना सीवियर कोविड नहीं भी था, उनमें माइक्रो इन्फार्क्ट्स के इंसिडेंसेस थे। ऐसे ही यूएस में भी स्टडीज हुई हैं, वो भी एमआरआई बेस्ड रही हैं। उन्होंने भी ये पाया है कि पहले और बाद में अगर कंपेयर करें कोविड के पहले और बाद में, तो ये माइक्रो इन्फार्क्ट ज्यादा थे बाद में, तो इसलिए इंसिडेंस बढ़े भी हैं। अब बात सिर्फ कोविड की नहीं है। कोविड में ऐसे हम लोगों ने देखा कि 20% ऑफ द पेशेंट दे प्रेजेंटेड ओनली विद, और जिनमें हार्ट नहीं भी सिम्टम थे उनमें भी हार्ट इन्वॉल्व हुआ अगर सीवियर कोविड था, चाहे लंग मेनली इन्वॉल्व हो या किडनी इन्वॉल्व हो। इसके अलावा दूसरा एस्पेक्ट भी हमें देखना चाहिए कि इस पर डिस्कशन आपके चैनल पे पहले हुआ है, आप इतने जागरूक हैं कि इस तरह के विषय को उठाते रहते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं। तो आप ही के चैनल पे कुछ दिन पहले बात हुई थी कि हमारी आबादी यंग है और बड़ी आबादी यंग है, लेकिन दैट पॉपुलेशन इज सिक। एक अभी जो आईसीएमआर का ही डाटा आया था, उसमें फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके चैनल पर कि मोर देन 11% ऑफ द पेशेंट आर डायबिटिक, मोर देन 15% आर प्री डायबिटिक, 25%, 18% are hypercholesteremic, 36% are hypertensive, more than 50% are patients population is obese। तो जहां पर इस तरह के रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी हैं और जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोगों का है, जो हमारा खान पान में बहुत ज्यादा चेंज आया है, हम जो आपका प्रोसेस फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, वर्किंग आवर्स बढ़े हैं, एस्पिरेशनल लाइफ हो गई है, आदमी मैक्सिमम अचीव करना चाहता है हर क्षेत्र में, तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है शरीर पे। अगर आपको अपने शरीर से काम लेना, तो कोरोना की हिस्ट्री और ऊपर से जो हमारी स्थिति है युवाओं की और जो दूसरी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका फिर एक डबल खतरा हो जाता है। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर रजनीश कपूर इस वक्त जुड़ चुके हैं, चेयरमैन है कार्डियोलॉजी के मेदांता हॉस्पिटल में। डॉक्टर रजनीश, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी सर ओपनिंग रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मंत्री जी ने कहा है कि 2 साल तक आपको एक्सर्शन वाले काम नहीं करने हैं, क्या अभी तक कोरोना से रिलेटेड खतरा गया नहीं है सर, खासतौर से दिल से जुड़े मामलों में? देखिए, कोरोना एक बहुत महामारी थी और काफ़ी लोगों को उसने ग्रस्त में लिया। तो उसके बाद भी एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हमने ये महसूस किया और बहुत सारे पेशेंट्स भी आए जिसमें हार्ट अटैक्स का इंसिडेंस ज़्यादा दिख पा रहा था और सडन कार्डियक अरेस्ट और सडन कार्डियक डेथ भी इसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा। तो कोरोना ने कहीं ना कहीं हार्ट मसल को सेंसिटाइज किया लाइफ थ्रेटनिंग अरिदमियास के लिए, जिससे लाइफ थ्रेट था, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस थे। ये सिलसिला साल 1.5 साल तक ज़्यादा देखने को मिला, बट धीरे धीरे कोरोना का जो पोस्ट इफेक्ट था, आई वुड से द सीक्वल इफेक्ट, ये टाइम से वीन ऑफ हुआ। बट कुछ केसेस अभी भी मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं, पर मान सकते हैं जिनको 2 बार कोविड हुआ हो, जिनको सीवियर कोविड रहा हो किसी समय पे, उनका जो मायोकार्डियम है, इनका मसल, हार्ट मसल है, वो कहीं ना कहीं अभी भी शायद ऐसे इवेंट्स के लिए रिस्क पे हो। बट ये अब प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है अभी कौन वो व्यक्ति है कौन नहीं है। तो जनरलाइज तौर पे देखें तो ये होना चाहिए, जिनको कोविड हुआ या जिनको नहीं हुआ, जिन्होंने अभी ये डिसाइड करना है अभी उनको किस लेवल का एक्सर्शन करना है, तो उनको एक इन्वेस्टिगेशन, एक सिंपल टेस्ट स्ट्रेस इको होता है, जिसमें हम ट्रेडमिल पे चलाकर साथ में इकोकार्डियोग्राफी का टेस्ट करते हैं, वो जरूर करके देखना चाहिए उनका हार्ट का फंक्शन क्या है। क्या उनका हार्ट का फंक्शन जब वो एक्सरसाइज करते हैं उसके प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है? अगर वो टेस्ट बिल्कुल अच्छा आए तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो ऐसे इंसिडेंट्स जो लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स हैं उनके लिए वल्नरेबल रहें। Absolutely. जैसा मेरे पहले वक्ता कह रहे थे, भी बहुत सारी चीजें और भी हैं। कोरोना एक रिस्क मान सकते हैं जो हमारे अंदर कहीं छुपा पड़ा हो और हार्ट मसल को रिस्क पे लेके जा रहा है, बट जब उसके साथ चीजें और जुड़ती हैं, ओबेसिटी जुड़ता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल जुड़ता है, स्मोकिंग जुड़ता है, स्ट्रेस जुड़ता है। स्ट्रेस इज अ वेरी बिग फैक्टर। तो वो उसका जो मल्टीपल इफेक्ट है लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स के लिए, वो बहुत एम्पलीफाई हो जाता है और तब जाकर एक मिलियू बनता है जिसमें ये एकदम से ऐसे इवेंट्स ज्यादा होते हैं, कार्डियक अरेस्ट के। ऑलराइट सर, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए सर। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के उस पार में थोड़ा सा गाइडलाइंस पे जरूर बात करूंगा, क्योंकि मंत्री जी की तरफ से ये एक एडवाइजरी आई है और उन्होंने आईसीएमआर की रिपोर्ट का हवाला भी दिया है। लेकिन आईसीएमआर की रिपोर्ट, जहां तक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, तो कोरोना गया लेकिन दिल से नहीं गया है आपके। इनफैक्ट कोरोना पूरी तरह से तो वैसे भी नहीं गया था, बट दिल में उसके जो खतरे हैं वो अभी भी बरकरार हैं और इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आगाह भी किया है। डॉक्टर अनुराग, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, ये सारे जितने इंसिडेंसेस हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नाचते नाचते लोग अचानक से कोलैप्स कर जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते एक्सरसाइज करते करते, ये इस वक्त, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन अभी भी चल रहा है और ये न्यू ईयर तक चलता रहेगा, तो ये सेलिब्रेशन का माहौल अभी बंद नहीं होने वाला है। क्या हमें वाकई में, और खास तौर से तब जब हमारा एक्सरसाइज का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, अचानक हम लोग डांस शुरू कर देते हैं, सेलिब्रेशन मोड में आ जाते हैं, क्या ये नहीं करना है? क्या सतर्क रहना है? क्या अपनी हिस्ट्री देखनी है? बिल्कुल ही बंद कर देना है? क्या सलाह देंगे सर? रिस्क असेसमेंट इम्पोर्टेंट, कि कौन आदमी को कितना प्रॉब्लम को होने का, तो उसके फिर दो ही फैक्टर आ जाते हैं। एक जो कन्वेंशनल जैसे हार्ट के लिए कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मोकिंग है, टोबैको यूज है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिस पर हम जज करते हैं, उसके हिसाब से उसका असेसमेंट हो। दूसरा जो है, अब जो दोबारा फिर बात उठी है कोविड की, उठ रही है, तो अगर स्ट्रॉन्ग कोविड या लॉन्ग कोविड की या फिर सीवियर कोविड की हिस्ट्री है, तो अगेन इट विल कंसीडर रिस्क फैक्टर ना हो। और पहले भी था कुछ हद तक, एडवाइस यही देते थे हम लोग कि हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। और उसके अलावा जब इस असेसमेंट को कर लें तो वी शुड असेस द फिजिकल कंडीशनिंग ऑफ ए पर्सन। तो उसके लिए वी कैन डू दैट ऑन ट्रेडमिल। तो उसमें पेशेंट को चलाते हैं, पर्सन को चलाते हैं, तो 220 एज इज अ हार्ट रेट व्हिच अ पर्सन कैन अचीव एट द मैक्सिमम। तो उतना मैक्सिमम हार्ट रेट के 60% हार्ट रेट तक ही जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए, इनिशियली सुपर नहीं जाना चाहिए। तो दिस कैन बी जज्ड कि कौन आदमी कितना फिट है, उसके अकॉर्डिंग उसको कितनी एक्सरसाइज करनी है, और उसको फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे बढ़ाना है। बिल्कुल मॉडरेशन में करना है, धीमे धीमे एक्सरसाइज नहीं है, ग्रेजुअली करना है। और फिर कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हैं जिसके लिए आप यूज टू नहीं है, और वो आप करेंगे और हैवी एक्सरसाइज होगी, तो इट इज बाउंड टू कॉज सम कॉन्सिक्वेंसेस। एट द सेम टाइम जो आपका हार्ट वीक है, कहीं ना कोई इस तरह के फैक्टर्स हैं जो आपको परेशानी पैदा करते हैं, तो इन सारी चीजों के होने का अंदेशा बढ़ जाता है। मेरे ख्याल में इट इज मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हिच इज क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम। डॉक्टर रजनी सर, आप क्या सलाह देंगे, खास तौर से जो सेलिब्रेशन मोड में अचानक से आ जाते हैं, और ये हार्ट बीट का बड़ा कनेक्शन है, 220 एज वाला हमने सुना तो है कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लोगों को, लेकिन पता नहीं होता है। तो क्या क्या ध्यान में रखना है जब हम किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, और खास तौर से वहां डांस या फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल सेलिब्रेशन ज्यादा हो? बिल्कुल। सो आई थिंक द बेस्ट टिप विच आई कैन गिव इट हियर इज, जब भी हम किसी फेस्टिवल मूड में जा रहे हैं और जहां डांस हो सकता है या फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स। वन इज अ इमोशनल एक्साइटमेंट फैक्टर एंड सेकंड इज अ फिजिकल एक्टिविटी। सो बहुत हाइपर एक्साइट भी नहीं होना है और बहुत आउटराइटली स्टर्नुअस एक्सरसाइज या एक्टिविटी भी नहीं करनी चाहिए। हमें फेस्टिवल्स को एंजॉय करना है। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग भी हम घर बैठ जाएं, कुछ एंजॉय ना करें, ऐसा नहीं है, बट मॉडरेशन में होना चाहिए सब चीज। हमें जाकर अगर फिजिकल एक्टिविटी या डांस भी करना है, वी हैव टू बी केयरफुल दैट वी आर स्ट्रेचिंग आवरसेल्व्स टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं हम। थोड़ा डांस किया, फिर रेस्ट किया, एंड इफ एट ऑल एट एनी पॉइंट किसी को कुछ डिस्कम्फर्ट लगे, चेस्ट हैवीनेस लगे या आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्रेथलेसनेस लगता है, तो बहुत जरूरी है उसको वहीं बैठना और अपने नजदीकी वालों को ये बताना। सो दिस इटसेल्फ कैन सैल्वेज मेनी लाइव्स, और बचा सकते हैं अगर वो उसको अंडर प्ले नहीं करें। हमने पीछे देखा है कुछ सेलिब्रिटीज, स्पेशली एक सिंगर थे जिनको स्टेज पे परफॉर्म करते हुए कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ, बट स्टिल इट वाज अंडर प्लेड एंड वी लॉस्ट अ लाइफ। सो अगर किसी को कुछ सिम्टम्स आते हैं, उसके बारे में अवेयर रहें, फिजिकल एक्टिविटीज एक दायरे के अंदर करें, मॉडरेशन में करें, और मॉडरेशन में ही फेस्टिविटीज का आनंद भी लें। बहुत इमोशनली हाइपर एक्साइट होने का जरूरत नहीं है।
और दूसरा, अपने आप को टाइमली चेकअप्स कराना बहुत जरूरी है। विंटर्स आर सेटिंग इन। हमारे तजुर्बे के अनुसार हमारे ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं, उनके जो ब्लड प्रेशर है विंटर्स में बहुत अनकंट्रोल्ड मात्रा में चले जाते हैं। उनको जो बीपी कंट्रोलिंग दवाओं की जरूरत है वो भी बढ़ जाती हैं। और होता क्या है, हम यूजुअली वंस विंटर्स आर देयर, पीपल टेंड टू सिट इनसाइड, और उनका खाना पीना या सॉल्ट का सेवन भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें सर इस चीज को ट्रिगर करती हैं, हार्ट डिजीज को, हार्ट अटैक्स को। सारे डॉट्स जो है ना, आप सबको कनेक्ट करने होंगे। सर्दी, फिर खान पान में गड़बड़, फिर कोरोना की हिस्ट्री, एंड देन एक्सर्शन, ये सब डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर लाइफ्स बचानी है तो फिर इसको बहुत सीरियसली अब लेना होगा। मेरा बहुत क्विकली मैं आप दोनों से छोटे छोटे रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि मांडविया साहब ने कह दिया है और आईसीएमआर की स्टडी के हवाले से कहा गया है। अब कोई आईसीएमआर की ऐसी स्टडी नहीं आई है, लेकिन अगर सरकार जानती है या सरकार कह रही है कि उनकी सलाह है, तो क्यों ना एक फॉर्मल गाइडलाइंस आ जाए। सर कैसा रहेगा आइडिया, एक फॉर्मल गाइडलाइन आए, किस पे किसको क्या करना है, ताकि वो फिर अच्छे तरीके से जाए, वो एक बयान की तरह ना आए और फिर उस पर छोटा बहुत डिस्कशन हो जाए, लोग भूल जाए। गाइडलाइंस होनी चाहिए या नहीं सर? गाइडलाइन आना हमेशा अच्छा, तरह की एक्टिविटी और गाइडलाइन जो होती है साइंटिफिक सोसाइटीज इशू करती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं करना है उस चीज को। दूसरा इशू ये है कि एक जो हमारा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, 80% ऑफ द कार्डियक आर प्रिवेंटेबल और प्रिवेंशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हम सब जानते भी उसके बारे में। गवर्नमेंट का रोल वहां सबसे ज्यादा बनता है कि ये प्रिवेंशन के लिए, जैसे हमारा हमला है वो इन्फेक्टेड डिजीज पर भी लगा हुआ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है, उसके ऊपर जितना फोकस होना चाहिए नहीं है, वो फोकस बढ़ना चाहिए, उसकी भी गाइडलाइंस आनी चाहिए, है ऑलरेडी, लेकिन दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। जो गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं उनको इंप्लीमेंट करें, फोकस शिफ्ट करें और ज्यादा दायरा बढ़ाया जाए। डॉक्टर रजनीश, गाइडलाइंस पर आपकी राय? बिल्कुल, सो गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एक जनरलाइज गाइडलाइन, ऑल्दो एक बिल्कुल ऐसा डॉक्यूमेंट निकलना चाहिए, एक जनरलाइज गाइडलाइन जिन लोगों को सीवियर कोविड हुआ या 2 बार कोविड हुआ, जो लोगों में अपने स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, या बहुत स्ट्रेस में रहते हैं या स्मोकिंग करते हैं, अपना जल्द से जल्द एक अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं, और उसी स्क्रीनिंग टेस्ट के दम पे आप डिसाइड करें आपको किस लेवल का एक्टिविटी करना है और किस लेवल तक आप जा सकते हैं, और that will help lot of people and lot of lives can be saved. Absolutely sir, thank you so much डॉक्टर रजनीश कपूर, आपने वक्त निकाला सर। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। तो कुल मिला के मांडविया साहब ने एक सलाह तो दी है, हमारी सलाह है कि उसको आप पूरी तरह से पालन करें, लेकिन सरकार से भी हमारी दरख्वास्त होगी और जो मेडिकल तंत्र है उससे जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हमारी दरख्वास्त होगी कि एक स्पष्ट गाइडलाइंस, एक दिशा निर्देश जरूर जारी किए जाएं, ताकि ये जो खतरा है उसके बारे में लोगों की जागरूकता और बढ़े और बचना कैसे उससे, इसके बारे में एक स्पष्ट दिशा निर्देश हो। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। अब जरा फटाफट अंदाज में देख लेते हैं दिन भर क्या हुआ। केरल के एर्नाकुलम में रविवार को कन्वेंशन सेंटर में हुए सीरियल ब्लास्ट की जांच 20 सदस्यीय टीम करेगी। इस हादसे में जान गंवाने वाले की संख्या बढ़कर 3 हो गई है, 41 घायल हैं, 5 की हालत गंभीर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के मुताबिक 17 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, इनमें 12 आईसीयू में हैं, 3 वेंटिलेटर्स पर हैं, 4 की हालत गंभीर है जो करीब 50 से 60% तक झुलस गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आज घटनास्थल का भी मुआयना किया और घायलों से मुलाकात भी की। केरल ब्लास्ट में हुई 3 लोगों की मौत पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि कट्टरपंथियों के प्रति पिनाराई विजयन सरकार के नर्म रुख के कारण केरल में बम विस्फोट हो रहे हैं। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि जब हमास के एक नेता ने केरल में आयोजित एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया, उसके 2 दिन बाद यह हमला हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन 8 भारतीयों के परिवार वालों से मुलाकात की है जिन्हें कतर में मौत की सजा सुनाई गई है। जयशंकर ने बताया कि उन्होंने 8 भारतीयों के परिजनों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों के ऊपर जासूसी का आरोप लगाकर उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में उन्हें कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। विदेश मंत्री ने कहा है कि वो इस संबंध में परिवार वालों से करीबी संबंध बनाए रखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने मेहसाणा में अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जहां उन्होंने राज्य को 6,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने बनासकांठा में एक रोड शो भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनसे 338 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को भी निर्देश दिया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करें। विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई सामने आई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी दलों की गठबंधन की स्थिति अभी मजबूत नहीं है। कुछ अंदरूनी झगड़े हैं जो देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बुधनी विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर लिया। नामांकन जमा करने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ कुल देवी और मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले में अपनी पारंपरिक सीट पाटन से आज नामांकन दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि दुर्ग के किले को भेदना आसान नहीं है, यह तो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। उधर अमित जोगी ने भी पाटन सीट से नामांकन दाखिल किया। वहीं बीजेपी से दुर्ग सांसद विजय बघेल बीजेपी उम्मीदवार हैं। विजय बघेल सीएम भूपेश बघेल के भतीजे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार की शाम 2 ट्रेनें टकरा गई थीं। इस हादसे में 14 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 50 यात्री घायल हुए हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुताबिक यह हादसा मानवीय भूल के चलते हुआ। विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को ओवरशूट किया, जिससे यह आगे चल रही विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन से भिड़ गई। टक्कर से दोनों ट्रेनों के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद इस रूट पर 33 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई थी। पिछले करीब 6 दशकों से काली पीली टैक्सियों के नाम से मशहूर मुंबई की प्रीमियर पद्मनी आज से ऑफ रोड हो गई है। आखिरी टैक्सी का रजिस्ट्रेशन 29 अक्टूबर 2003 को हुआ था। शहर में टैक्सियों के लिए आयु सीमा 20 साल है। ऐसे में अब मुंबई में आधिकारिक तौर पर प्रीमियर पद्मनी टैक्सी नहीं चलेगी। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी मुंबई की आइकॉनिक प्रीमियर पद्मनी टैक्सियों को ट्रिब्यूट दिया। उन्होंने कहा कि वे असुविधाजनक और शोरगुल वाली थी, लेकिन कई लोगों के लिए ढेर सारी यादें लेकर गई। दिवाली से पहले प्याज की महंगाई लोगों को रुलाने लगी है। दिल्ली में प्याज का भाव रिटेल में 100 रुपए तक पहुंच गया है। प्याज महंगा होने के पीछे फसल में देरी होना बताया जा रहा है। दिल्ली में मंडी का जायजा लिया हमारी सहयोगी अमरीश पांडे ने। देश में क्रिकेट का फीवर चल रहा है। सब लोग कोहली के शतक का इंतजार कर रहे हैं और शतक लगाया है प्याज ने। हम इस वक्त खड़े हैं सफदर हाशमी मार्ग पर एक सब्जी के स्टॉल पे। आपको इस सब्जी के स्टॉल पे सब कुछ दिख रहा होगा सिवाय प्याज के। इसकी वजह यह है कि प्याज महंगी हो गई है। आमतौर पे 10 दिन पहले जो प्याज 40 रुपये किलो मिल रही थी रिटेल में, वो प्याज अब जाकर 100 रुपये किलो के आसपास पहुंच गई है। दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पे प्याज की कीमत 100 रुपये से भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ऑन एन एवरेज लगभग सभी इलाकों में 80 से 100 के दायरे में प्याज घूम रही है। अगर हम मंडियों की बात करते हैं तो मंडियों में भी प्याज 65 रुपये 60 रुपये किलो है। यानी कि महंगाई चाहे किसी भी वजह से हो, लेकिन प्याज महंगी हो चली है। हमारे पास ये सब्जी विक्रेता, इनसे ही पूछते हैं, भैया क्या भाव है प्याज आपके यहाँ? प्याज 80 रुपये। मंडी में क्या भाव है? 70 से 75 रुपये। आप प्याज लेकर नहीं आए? प्याज कम ला रहे हैं, क्या करें, महंगाई ज़्यादा हो गई प्याज में। क्यों लोग नहीं आ रहे खरीदने? लोग आ रहे, पूछते तो चले जाते वापसी। दाम पूछ के लोग वापस जा रहे हैं। तो ये सुना आपने, इनका कहना है कि लोग दाम पूछकर वापस जा रहे हैं क्योंकि प्याज इतनी महंगी हो गई है। अब वजह सरकार के पास जो भी हो, लेकिन सरकार ने पिछले कुछ दिनों में जो एक्शन लिया है वो इस तरह से है कि सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए प्याज में MEP लगा दी, यानी कि 800 रुपये प्रति टन से
नीचे की जो प्याज है वो एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती है। सरकार की कोशिश इन सब चीज़ों से इसी बात पे है कि घरेलू जो बाज़ार है वहाँ पे उपलब्धता बनी रहे और कीमतों को नियंत्रित करने में इससे सरकार को मदद मिलेगी। एक अपडेट कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की तरफ से ये भी है कि सरकार 2 लाख मीट्रिक टन जो है एक्स्ट्रा प्याज खरीदेगी और उसको रिटेल और थोक दोनों ही मार्केट में रिलीज़ करेगी ताकि कीमतें बढ़े नहीं और जो उपलब्धता है बाज़ार में वो पर्याप्त बनी रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोटों को बैंकों से बदलने की सुविधा बंद कर दी है। इसके बाद से लोग आरबीआई के बाहर लंबी लाइनों में खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में आरबीआई ऑफिस के बाहर लाइन में लगे लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी अमरीश पांडे ने। आरबीआई के सामने है, दिल्ली आरबीआई के सामने ये जो लाइन, लंबी लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन किसी ऑफर की नहीं है, किसी सेल की नहीं है। ये उन लोगों की लाइन है जिनके पास अभी भी 2000 रुपए के नोट हैं। वो अपने बैंकों में इन नोटों को जमा नहीं करा पाए थे, बदल नहीं पाए थे, जिसकी डेडलाइन थी 7 अक्टूबर। और 7 अक्टूबर के बाद आरबीआई ने कहा था कि वो नोट जो अभी भी आपके पास हैं वो बदलने के लिए आपको जाना पड़ेगा आरबीआई। तो अब ये लोग आरबीआई आए हुए हैं और आरबीआई के सामने ये लंबी लाइन लगी है। इनके दिमाग में कन्फ्यूज़न ज़रूर है कि 30 तारीख यानी कि 30 अक्टूबर आखिरी डेट है, तो ये क्लियर कर दिया जाए कि कोई ऐसी आखिरी डेट आरबीआई ने निर्धारित नहीं की है, यानी कि नोट बाद में भी बदले जा सकते हैं, सिर्फ 30 तारीख तक नहीं, आगे भी बदले जा सकते हैं। इसके साथ साथ देश में जितने भी आरबीआई हैं, यानी कि 19 जो आरबीआई के सेंटर्स हैं, उन सभी सेंटर्स पर ये नोट बदले जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अब ये नोट आपके बैंक खाते में नहीं बदले जाएंगे, यानी कि आपका जो लोकल बैंक अकाउंट है उसमें नहीं बदले जाएंगे। आपके पास जितने भी नोट हैं आप उनको लेकर अपने नज़दीकी आरबीआई सेंटर पर जाइए और आप उनको बदल सकते हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्यों वो अपने खाते में नहीं जमा करा पाए थे और क्यों ये लाइन लगी है। 4 नोट हैं। हमारी पत्नी विदेश गई हुई थी, 17 तारीख को गई थी, 17 मई को गई थी, 19 मई को बंद हुए हैं। तो आते ही हमने नोट बदलवाने की है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतने लोगों की लाइन लगी हुई है जो 17 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, उनका कुछ तो ख्याल करें। कहते हैं उनको ध्यान रखें, 4-4 घंटे हो गए लोगों को खड़े हुए। कहते हैं मौसम गर्म है, लोगों की परेशानी अपनी जगह पे है। इनका कहना है कि आरबीआई के पास अगर व्यवस्था है तो कम से कम सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग लाइन होनी चाहिए। लेकिन अभी भी अपने दर्शकों को वापस बता दिया जाए कि आरबीआई ने नोट बदलने की कोई अंतिम तारीख नहीं रखी है। ये शर्त ज़रूर है कि आपके पास अगर 2000 रुपए के नोट हैं तो आप उनको अपने नज़दीकी आरबीआई के सेंटर में बदल सकते हैं। कैमरामैन आनंद के साथ अमरीश पांडे, जी मीडिया। बीमा रेगुलेटर एडाई ने बीमा कंपनियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत बीमा पॉलिसी की सभी मोटी जानकारी सिंगल पेज में देनी होगी, यानी कि एक पेज में होनी चाहिए सारी जानकारियां। एडाई की तरफ से बनाए गए ये नए नियम 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे। एडाई का मानना है कि बीमा पॉलिसी की नियम शर्तें साफ और सरल भाषा में होने से उसे समझना आसान होता है। अभी बीमा कंपनियां जो जानकारी देती हैं वो काफ़ी बिखरी हुई होती हैं और कानूनी भाषा में होती है, बड़ी टेक्निकल भाषा में होती हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली उसमें लिखा हुआ क्या है और इसलिए वो सही या इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाते। क्या कह रहे हैं नए नियम, बताने के लिए मेरे साथ अमरीश पांडे मेरे सहयोगी हैं। अमरीश, किस तरह से ये नए नियम कंज्यूमर फ्रेंडली होंगे? दीपक, जब भी हम कोई बीमा पॉलिसी लेते हैं तो हमारे लिए एक प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट को हम या तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं या तो अपनी उपयोगिता को समझते हुए अपने पॉकेट के हिसाब से लेते हैं। और इन दोनों ही चीज़ों में जो हमको पॉलिसी बेचने वाला व्यक्ति होता है वो यही अपने फ़ायदे बताता है और फ़ायदे बता के वो हमसे सिग्नेचर करा लेता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पर, जो कि जब हम उसका क्लेम लेते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें बहुत सारे शर्तें थी जो कि हमें उस समय या तो बताई नहीं गई थी या फिर सही तरीके से समझाई नहीं गई थी। अब बीमा नियामक ने इसी परेशानी को ग्राहकों की कम करने के लिए साफ शब्दों में सख्त ताकीद की है सभी बीमा कंपनियों को और ये कहा है कि 1 जनवरी ऑनवर्ड्स यानी नए साल से नए निर्देशों के अनुसार आप जो भी पॉलिसी ग्राहक को बेचेंगे उसको पहले पन्ने पर कम से कम पूरी नियम शर्तें आसान भाषा में बिना किसी कानूनी दांव पेच के, बिना किसी लाग लपेट या फिर शर्त के बतानी होंगी। यानी कि आप जब पॉलिसी लेंगे तो आपका जो बीमा बेचने वाला व्यक्ति होगा या फिर आपकी जो कंपनी होगी जो आपको बीमा दे रही है वो आपको पहले ही पन्ने पे सब कुछ समझा देगी कि हमारी जो बीमा पॉलिसी है किस तरह से आपके लिए फ्रेंडली है और इसके लिए अगर कोई शर्त है तो वो शर्तें क्या है। यानी कि आप स्पष्ट भाषा में और एक पेज में ये सारी बातें हो ताकि वो कंज्यूमर को आराम से समझ में आए। शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए।
सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल यानी कि सैट ने सेबी के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए जी एंटरटेनमेंट के एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका पर बड़ा फैसला सुनाया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, सैट ने सेबी और पुनीत गोयनका मामले में क्या फैसला सुनाया? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल सैट ने आज सेबी के उस अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया जिसमें पुनीत गोयनका पर पाबंदी लगाई गई थी। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि पुनीत गोयनका जी ग्रुप या जी ग्रुप की किसी कंपनी के मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी में एमडी एंड सीईओ पद पर नहीं रह सकते हैं। तो इस सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के आज के आदेश के बाद ये स्थिति साफ हो जाती है कि वो जो मौजूदा कंपनी है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, उसके एमडी एंड सीईओ के पद पर कायम रह सकते हैं। उस पर किसी भी तरह की कोई सेबी की रोक लागू नहीं होगी। हालांकि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये भी कहा कि पुनीत गोयनका को आगे सेबी की जांच जो होगी उसमें सहयोग करते रहना होगा। ट्रिब्यूनल ने एक बात ये भी कहा कि अगर सेबी को भविष्य में जाकर कोई और जानकारी मिलती है जिसके आधार पर सेबी कार्रवाई करना चाहे तो वो कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। आज के आदेश का जो अहम असर होगा वो ये होगा कि जी सोनी के मर्जर को लेकर जो तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या होगा, कि सैट का आदेश क्या आएगा, तो उस लिहाज से आज का आदेश इस तरह के कयासों के बीच में काफ़ी सफाई लाने वाला है। सेलो वर्ल्ड के आईपीओ में निवेश का आज पहला दिन है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी इसमें निवेश को लेकर क्या सलाह दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। सेलो ब्रांड किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लगभग हर एक घर में आपको कहीं न कहीं कोई न कोई प्रोडक्ट्स इनके दिख ही जाएंगे। ये ब्रांड और प्रमोटर्स दोनों ही बड़ी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज के साथ हैं। अब तक का ग्रोथ बहुत ही मजबूत रहा है और आगे के लिए आउटलुक भी काफ़ी बेहतर है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिछले 3 साल का जो हमारे पास में है बेहद मजबूत फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है। इसमें बेहतर होने की उम्मीद अभी भी आप आगे चल के कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दीप है कि प्रमोटर्स के अगेंस्ट में या कंपनी के अगेंस्ट में कोई लिटिगेशन नहीं है। आमतौर पर कम देखने को मिलता है। वैसे एक विमप्लास करके ऑलरेडी एक कंपनी है जो प्रमोटर्स की लिस्टेड है, जो इसकी सब्सिडरी है सेलो वर्ल्ड की। नेगेटिव्स क्या है? ये अपनी तरह की इस बिजनेस की पहली लिस्टेड कंपनी होगी और कोई सीधा डायरेक्टली लिस्टेड पेयर है नहीं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कंपटीशन बहुत है इस स्पेस में। उनकी तरफ से कंपटीशन आता तो थोड़ा प्राइसिंग इशू वगैरह ये रहता है। वो बिजनेस की एक आप ये कह सकते हैं। दूसरी तरफ ये है कि एक और जो आईपीओ से जो पैसा आ रहा है 1900 करोड़ का, वो पूरा का पूरा प्रमोटर्स को जा रहा है, कंपनी को नहीं। कंपनी चूंकि कैश रिच है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, इसलिए शायद वहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन ये पैसा पूरा प्रमोटर्स की तरफ जा रहा है। वैल्यूएशंस रीजनेबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत महंगे, लेकिन बहुत सस्ते हों वैसा भी नहीं है। लगभग सारे दिग्गज घरेलू नाम और बड़ी एफआईज दोनों ही एंकर बुक में है। दोनों का मिक्स कम देखने को मिलता है, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट कुल मिला के आईपीओ सक्सेसफुल है, हिट है। छोटे लिस्टिंग है और लंबी अवधि दोनों के लिए आप सेलो वर्ल्ड में पैसा लगा सकते हैं। और अब वक्त हो गया है दिवाली ऑफर में अनिल सिंघवी से उनकी पसंद का शेयर जानने का। आज की दिवाली ऑफर में वो है एसआईपी करनी है आपको फार्मा फंड्स में। फार्मा फंड, थेमेटिक फंड, सेक्टरल फंड जो फार्मा फंड्स है। तो मैं आपको अब आप बोलेंगे, आप तो बोल रहे हैं फार्मा फंड्स में एसआईपी करो, लेकिन कौन से? तो मैं आज आपको फार्मा फंड्स के नाम भी बता रहा हूँ। अरे वाह। हाँ, सो ये 2 फार्मा फंड्स हैं जहाँ पर आपको एसआईपी करने की राय आपकी स्क्रीन पर आएंगे अभी। HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, इसमें आप रेगुलर प्लान में ग्रोथ ऑप्शन के साथ कर सकते हैं, अपने को जो भी आपको सूटेबल हो। ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड, ये 2 फंड है जहां पर आपको खरीदारी करने की राय। एसआईपी करें अगले 12 महीनों के लिए, आप हर महीने थोड़ा पैसा लगाएं। ये फार्मा फंड मुझे लगता है कि निफ्टी के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करके आपको रिटर्न दे सकता है। तीसरा तरीका है सिप्ला। अच्छा, सिप्ला हमें पसंद आ रहा है रिजल्ट्स के बाद में, और यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। तो ट्रेडर्स के लिहाज से भी यहाँ पर सिप्ला में 1155 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। 1195, 1206 और 1218, ये 3 टारगेट के लिए सिप्ला में आपको खरीदारी करनी है। रिजल्ट्स जो आए हैं शुक्रवार को बहुत मजबूत रिजल्ट्स रहे हैं।
ठीक है, मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़ा कर दिया, मार्जिन्स का गाइडेंस उन्होंने 23 से 24% किया है। यूएस का बिजनेस उनका बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और उसको लेकर कॉन्फिडेंट भी है और वहाँ पर मार्केट शेयर गेन करने की भी बात करें तो यहाँ पर भी आपके लिए खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का दिया है मैंने 1155 का, और इसलिए दिया जबकि अगर बाजार के मूड माहौल के हिसाब से अगर थोड़ा नीचे खुले तो आपके लिए खरीदारी।